हमारा आज का टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। जो वायलेंस है और एग्रेशन है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे और उसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, पनिशमेंट। पनिशमेंट देना एग्रेशन की रोकथाम की एक प्राचीन प्रविधि है, यानी कि किसी भी एग्रेसिव बिहेवियर को अगर हम कम करना चाहते हैं, वायलेंस को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, पनिशमेंट देना। मतलब इसमें क्या है कि देखो, पनिशमेंट देते तो हैं हम, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो होते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी तो होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहले है, दंड प्राप्त करके व्यक्ति और भी क्रोधित हो सकता है, जिससे वह और आक्रामकता कर सकता है। देखो, चांसेस हैं कि अगर हम किसी को पनिश करें तो शायद वो सुधर जाए, अपने बिहेवियर में चेंजेस करने की कोशिश करे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो उसको नेगेटिवली ले, उसको जो फ्रस्ट्रेशन फील होती है वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करे और एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो करे। सेकंड पॉइंट है, दंड देने वाला व्यक्ति स्वयं भविष्य में आक्रमणशील बन सकता है। जो देखो, जो दंड देता है वो भी तो आक्रमणशील बन सकता है। उसको हैबिट हो गई है, मान लो, बार बार किसी को पनिशमेंट देने की, तो उसका बिहेवियर भी तो ऐसा ही हो जाएगा ना कि वो अटैकर बनने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। थर्ड पॉइंट है, दंड का प्रभाव अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता। जो हम पनिशमेंट देते हैं किसी को तो उसका इफेक्ट टेम्परेरी होता है। फोर्थ पॉइंट है, दंड व्यक्ति में अनेक अवांछनीय विशेषताओं को विकसित कर सकता है। अवांछनीय होता है अनडिजायरेबल, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो होती हैं अवांछनीय विशेषताएं, उनको विकसित कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, दंडकर्ता दंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए एक मॉडल का काम करता है। अगर हम किसी को पनिश करते हैं ना, तो हम उस इंसान के लिए ऑटोमेटिकली मॉडल बन जाते हैं एक, और जिससे जो दंडित व्यक्ति है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति है, वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करना सीख जाएगा, और फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो एग्रेसिव बिहेवियर, अगर हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते तो हमें देख के वो सामने वाला इंडिविजुअल भी ऐसे ही बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, जब बच्चे अपने पेरेंट्स को एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हुए देखते हैं ना, तो चांसेस हैं कि बच्चों का बिहेवियर, ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि बच्चे भी उनके ऐसे ही होंगे, क्योंकि वो बच्चे घर में यही देखते हैं कि मतलब यही नोटिस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं जो किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। बोर एंड हिलगार्ड 1981 ने दंड प्रविधि को इफेक्टिव बनाने के लिए जो आगे की सिचुएशंस बताई हैं, इनकी चर्चा करी है। फर्स्ट क्या, जितना जल्द हो सके दंड को उतना जल्दी। देखो, दंड देना ये नहीं कि बच्चे ने कुछ गलती करी आज और उसको पनिशमेंट दो 1 साल के बाद, नहीं, इंस्टेंटली पनिश करो। देखो, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, अगर जहाँ तक बात पेरेंट्स की और बच्चों की होती है ना, बच्चे को पनिश करते हैं ना, पनिश करते टाइम ही बच्चे को ये, पनिश करने के बाद बच्चे को ये पूछो कि आपको पनिश क्यों किया गया, आप खुद ही बताओ। चांसेस क्या है कि बच्चा जब तक, कई बार क्या होता है कि अगर हम कुछ टाइम के बाद बच्चे को पनिश करते हैं ना, तो बच्चे को यही नहीं पता होता कि उसको पनिशमेंट किस बात की मिल रही है। और जब हम बच्चे से खुद पूछते हैं ना, उसी टाइम पे पनिशमेंट देंगे कि बच्चे तेरे साथ हमने ऐसा क्यों किया, बता तेरे को किस बात की पनिशमेंट मिली है, तो वो बच्चा, चांसेस है कि वो बच्चा आगे चल के उस गलती को नहीं दोहराएगा और उससे सीखने की भी कोशिश करेगा, और उस चीज़ का इफेक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड पॉइंट है, यह पर्याप्त तीव्रता के लिए होना चाहिए। एक ये नहीं कि पनिशमेंट की जो टेंडेंसी है वो हाई हो या लो हो, मतलब जितनी नीडेड है ना उतनी ही होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे ने गलती करी है छोटी मोटी ऐसे ही और उसको पनिशमेंट दे दी बहुत बड़ी, या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं बोला। थर्ड पॉइंट है, आक्रामक क्रिया के बाद दंड के एडमिनिस्ट्रेशन की उच्च संभावना होनी चाहिए। दंड का प्रयोग व्याख्या के साथ करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि ये बताना चाहिए कि तेरे को पनिश क्यों किया जा रहा है, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बताने की बजाय कि तुझे पनिश क्यों किया जा रहा है, सामने वाले से ये पूछो कि आप बताओ आपको पनिश क्यों किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है, कैथारसिस। यह भी एक प्राचीन विधि है। सिंबॉलिक एग्रेशन ऐसा प्रभावी तरीका है जिसकी सहायता से वास्तविक आक्रामक ऊर्जा को मुक्ति हेतु ड्रेन ऑफ किया जाता है। फ्रॉइड, लॉरेंज, एल्डनरे एंड कुछ और जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि आक्रामक ऊर्जा संचारित होती है और यह अवधि परक ढंग से प्रदर्शन की मांग करती है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि यदि क्रोधित व्यक्ति को सशक्त किया
क्रिया में भाग लेने के लिए कहा जाए तो इसके दो लाभ होते हैं। क्या क्या होते हैं कि व्यक्ति के संवेगात्मक तनाव, देखो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर, तो उसको ना कुछ ऐसा काम दो जिससे जिससे उसकी एनर्जी बर्न हो। तो क्या होगा उससे, ऐसा करने से क्या होगा कि जो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी है ना वो ठीक हो, उनका उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, मेंटली स्टेबल होना सीख जाएगा वो बंदा। वे बाद में आक्रामकता की क्रियाओं में कम संभावना में भाग लेते हैं। ऐसा करने में फिर वो ये सोचते हैं, उनको ना ऐसी हैबिट पड़ जाती है फिर कि वो जल्दी से एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करते। ग्रीन एंड क्वेन 1977 ने बताया कि विकर्षणात्मक घटनाएं अराउजल को बढ़ाती हैं और आक्रामकता से उन दशाओं में अराउजल घट जाता है जिनसे कर्ता अपराध या भय की भावना विकसित ही नहीं करता। थर्ड पॉइंट, कॉग्निटिव इंटरवेंशन। जब कोई उकसाने वाला व्यक्ति कर्ता के सामने खेद प्रकट करता है तब उकसाने वाले व्यक्ति के प्रति उस कर्ता द्वारा संभव जो आक्रामकता उसमें कमी आ जाती है। इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर हम किसी को फोर्स करते हैं एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के लिए और अगर हम बाद में उसको ये बोले कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरा फॉल्ट था, ये मेरी गलती थी, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके एग्रेसिव बिहेवियर में जो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है चांसेस हैं कि उसकी टेंडेंसी कम हो जाए उस बिहेवियर की, एग्रेसिव बिहेवियर की। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्सपोजर टू एग्रेशन मॉडल्स, नॉन एग्रेसिव मॉडल्स। यदि आक्रामकता के लिए उत्तेजित व्यक्तियों को फिल्म या टीवी में ऐसे मॉडलों को दिखाया जाता है जो प्रोवोकेशन के बाद भी अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं या नियंत्रण स्थापित करने के लिए आग्रह करते हैं, तो आक्रामकता प्रभावित करने के लिए इन उत्तेजित व्यक्तियों की आक्रामकता में कमी है। देखो जैसे हमारा रोल मॉडल है कोई, जैसे किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को XYZ, कोई भी है, जो भी है, जिसका भी जो भी रोल मॉडल है, वैसे चलो ठीक है, जिसका भी जो रोल मॉडल है, अगर वो ऐसा बिहेवियर शो करता है जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड फील करता है मूवी में या सीरियल में या कहीं पे भी, ये दिखाते हैं कि जैसे एक्शंस होते हैं उनके मूवी में और दिखाते हैं कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ऐसा है वैसा, ऐसे ऐसे जब चीज़ें दिखाते तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं यानी कि जिनके वो रोल मॉडल हैं वो सब भी अपने बिहेवियर में ऐसा ही फील करने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से ना उनसे अटैच होते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और जैसा वो बिहेवियर शो करते हैं और तो फिर देखने वाले भी ऐसा ही बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ये बात किसी ने बोली थी, बैरन 1972 ने। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग इन सोशल स्किल्स। यदि किसी व्यक्ति के पास आक्रामकतापूर्ण शब्दों पर परिहार करने वाले सामाजिक कौशल नहीं है तो वह जल्द ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है और आक्रामकता प्रदर्शित करने लगता है। टच 1985 ने बताया कि जिन लोगों में सामाजिक कौशलों की कमी होती है वे समाजों में अधिक चांसेस में हिंसात्मक कार्य करते हैं। जिन लोगों को हम सोशल जो स्किल्स होती जिनके पास नहीं होती वो इंसान है ना जल्दी से ये होता है कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके बारे में पता ही नहीं होता। यूज़ ऑफ इनकम्पैरेटिबल रिस्पॉन्सेज। यह सर्वविदित है कि एक व्यक्ति समकालिक दो विसंगत अनुक्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता या एक व्यक्ति समकालिक दो विसंगत संवेगात्मक स्थितियों का अनुभव नहीं कर सकता। एक टाइम पे दो चीज़ें फील नहीं करी जा सकती। यदि एक व्यक्ति में आक्रामकता से विसंगत संवेगात्मक स्थितियों को उत्पन्न किया जाता है तो उसके क्रोध व बाह्य आक्रमण में कमी। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, अगर इंसान को अंदर से गुस्सा आ रहा है, एक लिमिट होती है, वहाँ तक इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर इंसान अंदर से गुस्सा तो वो बाहर से पोलाइटली बिहेव नहीं कर सकता। देखने वाले को साफ पता लग जाएगा कि ये ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे कर रहा है। सेवंथ पॉइंट है रिटेलिएशन। बैरन 1971 ने अपने अध्ययन में बताया कि यदि आक्रामक अनुक्रियाओं के लिए रिटेलिएशन है तो
रिटेलिएशन संभव है तो इस आक्रामक अनुक्रिया के प्रदर्शन की संभावना में कमी हो जाती है। इतना ही था क्या? अच्छा, आगे भी है। पेन एक्सप्रेस्ड बाय द विक्टिम। बस 1966 तथा कुछ और जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि यदि आक्रामक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति पर गुस्सा करता है, क्रोधित होता है, तो पीड़ित संकेतों को प्राप्त करके उसकी आक्रामकता एक सीमा तक बढ़ जाती है, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए भी प्रेरित होता है। इसके विपरीत पीड़ा के संकेत उन व्यक्तियों में आक्रामकता की मात्रा को कम करते हैं जिन व्यक्तियों की पीड़ित व्यक्ति ने क्रोधित नहीं किया होता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एम्पैथी। और इससे अगला फिर सिंपैथी होगा क्या? अच्छा, यही तक है। एम्पैथी ये सर्वविदित है कि पीड़ित व्यक्ति की चीख, कष्ट, अन्य संकेत आक्रमणकर्ता में आत्मदोष, यानी कि कई बार क्या होता है कि अगर हम कोइंसिडेंटली हमसे कोई गलती हो जाती है और सामने वाले को उस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, कैसे भी, इमोशनली हो गया, फिजिकली हो गया, या फिर फाइनेंशियली हो गया, कैसे भी अगर किसी इंसान को पे करना पड़ता है तो हमें उस चीज़ का पछतावा होता है कि मेरी वजह से इसके साथ ऐसा हो गया, यानी कि गिल्ट होता है इंसान के अंदर। ये होते हमारे इमोशंस, संवेगात्मक अनुभव उत्पन्न करते हैं जिनकी वजह से वो अपनी आक्रामकता को जारी नहीं रख पाता। यदि अटैकर को अटैक या हिंसा से उत्पन्न पीड़ित व्यक्ति की दशा को दिखलाया जाता है तो भविष्य में उसके एग्रेसिव बिहेवियर शो करने की टेंडेंसी में कमी हो जाती है। यानी कि अगर किसी को ये दिखाया जाए कि तेरे एग्रेसिव बिहेवियर शो करने की वजह से किसी के साथ ऐसा हो गया, उसको ये सिचुएशन रियलाइज़ कराई जाए या उस इंसान से मिलवाया जाए कि तूने इसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो किया तो तूने इसके साथ मारपीट करी, इसको फ्यूचर में फिर ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो चांसेस क्या ऐसा ही होता है कि वो इंसान एग्रेसिव बिहेवियर शो करना बंद कर देता है। और अगर करता भी है तो बहुत ही कम टेंडेंसी में करता है। ये वाला टॉपिक तो हो गया है ख़त्म। इनफैक्ट ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया। और बाकी का जो वो 5 फैक्टर थ्योरी वो कौन से वाले था वो बता देना, उसके वो मेरे पास भेज देना, क्योंकि एमडीयू के सिलेबस में ये है नहीं थ्योरीज़, तो बुक में भी नहीं है मेरे पास जो बुक है। अब भेज देना जो भी, अगर आपका इस टॉपिक में अगर आपका कुछ बचता है ना तो आप मेरे पास टेलीग्राम पे भेज देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ से लेके फिर बना दूँगी वीडियो इसका। थैंक यू।